तो आपने इस ग्रीन प्राणी की तस्वीर अपने कमरे की दीवार पर टकी उस मैप पे कभी ना कभी जरूर देखी होगी और देख के जरूर सोचा होगा कि OMG कितना बड़ा है ये, जैसे कि डायनासोर। और इसके बाद आपने इसको अपने देश, अपने पड़ोसी के देश और उसके पड़ोसी के देश से कंपेयर किया होगा और कंपेयर करने के बाद ये सोचा होगा कि आखिर एक आइलैंड कैसे इतना बड़ा हो सकता है, आखिर कैसे, जिसके सामने कंट्री तो छोड़ो साला कॉन्टिनेंट भी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट भी बौने लगते हैं। और फिर कभी आपने अगर इंटरनेट में इस देश की पॉपुलेशन को सर्च मारा होगा ना, तो कसम से आपके भी तोते उड़ गए होंगे। मतलब कि मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे, मजाक है साला। 56,025 इतना बड़ा देश और इसकी पॉपुलेशन है 56,025। जैसा कि मैं बता दूं कि 2018 में ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन जो थी वो थी मात्र 56,025। साला बताने में भी ऐसा लग रहा है जैसे माता के जगराते में वो कमेटी वाले चंदा देते हैं ना, बस वैसे ही। और फिर 2018 के बाद पूरे 2 साल मेहनत करने के बाद यानी 2020 में इस देश की पॉपुलेशन हो जाती है 56,770। मतलब मजाक बना के रखा हुआ है, दिखने में इतना बड़ा देश और पॉपुलेशन इतनी कम। मगर पता है ये सब देखने के बाद जब मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं थोड़ी सी रिसर्च करने के लिए इंटरनेट में बैठा इस देश के बारे में। तो मुझे क्या पता लगता है कि जो हमारे कमरे में टका हुआ मैप है ना, वो हमें इस देश के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। और जो इस देश के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है ना, वो ऐसी है कि जो ग्रीनलैंड है वो वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, पर इतना बड़ा भी नहीं है जितना हमें मैप पे दिखता है। तो जो मैं कहना चाहता हूँ ना, उसको समझने के लिए आप सबसे पहले ग्लोब में बने हुए ग्रीनलैंड को देखो और इसके बाद जो ये मर्केस्टर प्रोजेक्शन से बना हुआ मैप है जो आपके कमरे में टका हुआ है ना, उसमें ग्रीनलैंड को देखो और फिर दोनों को कंपेयर करो। और कंपेयर करने के बाद आपको जो एक कहानी है ना, वो खुद में खुद पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि एक जो ग्लोब है वो असली अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ग्लोब में किसी भी तरीके की ज्योमेट्रिक मिस्टेक नहीं आती है, उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को एकदम सही तरीके से दिखाया जाता है। और जो हमारे कमरे में टका हुआ वो फ्लैट मैप होता है ना, उसमें हमें अर्थ की जो लॉन्गिट्यूड है उससे अच्छे से समझने में मदद नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमारे जो दिमाग है उसमें ग्रीनलैंड की रॉन्ग तस्वीर बन जाती है, जिसकी वजह से हमें ग्रीनलैंड इतना बड़ा दिखाई देता है। तो अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और मैं हूँ आपका होस्ट गौरव, आइए शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब में ये जो 2 पैरेलल लाइंस है ना, इन लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड, और ये जो लाइन नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ को जा रही है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि 2 लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, यानी कि 2 लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर के राउंड रहती है और वो बदलेगी नहीं, लगभग हमेशा हर जगह सेम ही रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें वहीं लॉन्गिट्यूड लाइन की, तो जो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि 111 किलोमीटर के अराउंड। वहीं अगर जो लॉन्गिट्यूड है वो जब पोल्स में होता है तब इसके बीच की डिस्टेंस हो जाती है 0 किलोमीटर, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है वो पोल्स में सबसे कम होगा और इक्वेटर में सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर आपको अब लॉन्गिट्यूड को अच्छे से समझना है तो जो आपके सामने ये ग्लोब घूम रहा है ना, इस घूमते हुए ग्लोब में जो लाइन नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ को गई हुई है, उन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को जरा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि कैसे ये लाइन जब नॉर्थ से निकल रही है तो एकदम चिपकी हुई है, और जब लाइन नॉर्थ से लेके इक्वेटर की तरफ को बढ़ रही है तो ये लाइन भी जो अपनी डिस्टेंस है उसको बढ़ाते हुए जा रही है, यानी कि ये लाइन इक्वेटर में पहुंचेगी तो इसके बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन फिर जब ये लाइन इक्वेटर से साउथ की तरफ को जाएगी तो इन 2 लाइन के बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी और साउथ में आते आते ये जो लाइन है आपस में मिल जाएगी और इसके बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्लोब और हमारे कमरे में टके हुए उस फ्लैट मैप में क्यों इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है। क्योंकि ग्लोब में जो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो एकदम सही तरीके से अपनी ज्योमेट्रिक डिस्टेंस को हमें दिखाते हैं, लेकिन जो ये फ्लैट मैप है उसमें वो सही तरीके से लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस को नहीं दिखा पाते हैं। तो अब मैं आपके सामने फटाफट ग्रीनलैंड को कुछ कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप फिर कभी भी ये कंपैरिजन नहीं भूलेंगे। तो पहला कंपैरिजन है ग्रीनलैंड और इंडिया के बीच में। तो ग्रीनलैंड का एरिया है 2.166 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर और इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और दूसरा कंपैरिजन है ग्रीनलैंड और यूएसए के बीच का। तो फिर ग्रीनलैंड का एरिया हो गया फिर से 2.166 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर
और यूएसए का एरिया हो गया 9.985 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और लास्ट कंपैरिजन है ग्रीनलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच का। तो ग्रीनलैंड का एरिया है 2.166 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर और ऑस्ट्रेलिया का एरिया है 7.692 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर कितना बड़ा अंतर है ग्रीनलैंड और बाकी जगहों के बीच में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हुई है तो, ताकि आपके दोस्तों को भी इस टॉपिक में अच्छे से समझ बन जाए। और जाने से पहले ये रहे आपके लिए ग्रीनलैंड के बारे में कुछ फैक्ट। तो पहला फैक्ट है कि ग्रीनलैंड का मतलब होता है लैंड ऑफ पीपल, लेकिन ये कितने पीपल रहते हैं ये तो आप अच्छे से जानते हैं। दूसरा फैक्ट है ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा जो है वो आइस कैप और ग्लेशियर से घिरा हुआ है, यानी कि आप ग्रीनलैंड में जहाँ भी जाएंगे आपको वहाँ आइस तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और तीसरा फैक्ट है ग्रीनलैंड जो है वो कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, बल्कि ग्रीनलैंड डेनमार्क की एक टेरिटरी है। लेकिन आपको यहाँ पता होना चाहिए कि टेरिटरी होने के बावजूद भी ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंड का कानून काम करता है, वह ग्रीनलैंड की अपनी ही चुनी हुई सरकार काम करती है। पर ग्रीनलैंड का जो नॉमिनल हेड होता है वो डेनमार्क का ही एक क्वीन बनती है, लेकिन उसके पास कोई इतनी विशेष पावर नहीं होती है कि वो कोई विशेष परिवर्तन कर सके ग्रीनलैंड के अंदर। जो मेन पावर है वो ग्रीनलैंड की सरकार के पास ही रहती है जो उसकी चुनी हुई है। चौथा फैक्ट है वो ये है कि ग्रीनलैंड में सन 25 मई से 25 जुलाई तक अस्त ही नहीं होता है, यानी पूरे 2 महीने यहाँ उजाला रहता है। और आखिरी फैक्ट ये है कि जुलाई वो महीना है जब ग्रीनलैंड का एवरेज टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर जाता है, यानी कि बाकी के महीने यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे रहता है।